संयुक्त राज्य अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी या डार्पा एक बिना चालक दल के हवाई प्रक्षेपित डेमोन्स्ट्रेटर बना रही है, जो शायद अपनी तरह का एकमात्र है। और शायद ये काफी शानदार भी होगा, क्योंकि ये डार्पा से आ रहा है। तो चलिए कल्पना करते हैं कि एक चालक दल वाला फाइटर, मान लीजिए F-15, आसमान में उड़ रहा है और वो अपने नीचे से एक बिना चालक दल वाला वाहन छोड़ता है। लेकिन उस बिना चालक दल वाले वाहन के सीधे लक्ष्य में टकराने के बजाय वो अपनी खुद की शक्ति से बस लक्ष्य के और करीब उड़ता है। फिर वो अपने पेट में मौजूद बे खोलता है और दुश्मन पर एक एयर टू एयर मिसाइल दागता है। इसका मतलब है कि पहले विमान का पायलट, जो इस ऑपरेशन में शामिल एकमात्र इंसान है, उसे कभी भी दूरी कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है कि जब तक लक्ष्य को खत्म किया जाए तब तक वो जमीन पर भी पहुंच चुका हो। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, साइमन, ये आखिर माइकल बे टाइप का कैसा तमाशा है? लेकिन जो बताया है वो जल्द हकीकत बन सकता है। इस प्रोग्राम का नाम लॉन्ग शॉट है, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने X-68A का प्रायोगिक पदनाम दिया है। डार्पा और जनरल एटॉमिक्स मिलकर पहली फ्लाइट टेस्ट कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, जो संभवतः 2026 के अंत तक हो सकती है, जब एक F-15 से X-68A को छोड़ा जाएगा, उसकी उड़ान क्षमता का परीक्षण किया जाएगा और उसके कैप्टिव टेस्ट म्यूनिशन की सुरक्षित इजेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। X-68A को लेकर जो सवाल है वो काफी सीधा है। क्या लॉन्ग शॉट हवा में लड़ाई का नया तरीका बनेगा, या ये सिर्फ डार्पा का एक साहसी प्रयोग है, जो अगर आंकड़े इसके खिलाफ गए तो जमीन पर ही रह जाएगा? देखते हैं, हमें क्या पता है। रेंज की समस्या। अब देखिए, हर एयर टू एयर किल ज्योमेट्री के सवाल से शुरू होती है। मानव चालित जेट वहीं से फायर कर सकता है जहां वो सुरक्षित उड़ सके, और शॉट का मूल्य 3 चीजों पर निर्भर करता है: फायरिंग पोजीशन पहुंचना, मिसाइल के पास पर्याप्त ऊर्जा होना और टारगेट के पास प्रतिक्रिया का समय खत्म होना। ये तीनों साथ हों तो शॉट सफल होता है। इनमें से किसी एक में भी चूक हो जाए तो मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, टारगेट बच जाता है, या फाइटर कभी भी कोशिश करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं पहुंच पाता। लंबे समय तक वायु श्रेष्ठता का अर्थ था कि हथियारबंद विमान इतने पास आएं कि काम कर सकें। पायलट रेंज में जाता है, लॉक करता है और लॉन्च करता है, और यह सब तब तक ठीक था जब तक पायलट रेंज में बिना दुश्मन की भारी फायरिंग के घुस सकता था। इसका मतलब था कि जिसके पास सबसे तेज, ताकतवर और अधिक विमान हैं, वही आसमान पर राज करता था। शायद इसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। आखिर आप मेगा प्रोजेक्ट्स चैनल देखते हैं, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है, क्योंकि अब सामने समकक्ष प्रतिद्वंदी हैं। चीन और रूस के पास अमेरिका जैसी फाइटर ताकत शायद ना हो, पर उनके अनुसार हो सकती है। उनके पास निश्चित रूप से लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और घनी परतदार रक्षा प्रणालियां हैं, जो सुरक्षित सीमा को और पीछे धकेल देती हैं। ये अमेरिका की रक्षा पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन आक्रामक रूप से फर्क डालेगा। आखिरकार फाइटर जेट्स महंगी संपत्ति हैं। उनके हार्डवेयर और गोला बारूद की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर या उससे ज्यादा हो सकती है, और उससे भी बुरा है जान का नुकसान। गिरा फाइटर जेट उसमें सवार कर्मी की मौत का कारण बन सकता है, जो वॉशिंगटन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का विस्तार और सैन्य शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं जब उभरते खतरों के खिलाफ आक्रामक बढ़त ही नहीं है? खाड़ी जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी सुरक्षा साझेदारियां इस भरोसे पर निर्भर हैं कि अमेरिकी बल क्षेत्रीय खतरों को रोक सकते हैं। विमानों की भारी हानि, खासकर अमेरिकी एयरक्रू के नुकसान से यह भरोसा कमजोर पड़ सकता है, और हस्तक्षेप के खिलाफ घरेलू विरोध बढ़ा सकती है। मेरा मतलब है, अगर अमेरिकी पायलटों को घर से हजारों मील दूर किसी इलाके में आसमान से गिरा दिया जाता है, तो अमेरिका पहले से ही बटी हुई जनता के सामने ईरान के खिलाफ युद्ध जैसी चीजों को कैसे जायज ठहरा सकता है? विमान महंगा है और पायलट को प्रशिक्षित करने में सालों लगते हैं, इसलिए इनका मुठभेड़ में खोना बहुत महंगा साबित होता है। यही लागत आगे उड़ान भरने को इतना मुश्किल फैसला बनाती है। और एक दूसरी समस्या भी है, जो खुद मिसाइलों से जुड़ी हुई है। दूर से छोड़ी मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने में दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसकी गति और ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे जैसे मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचती है, वह धीमी हो सकती है और सतर्क दुश्मन पायलट आसानी से बच सकता है। दूरी बढ़ने पर मिसाइल को पहचानने और उससे बचने का मौका भी बढ़ जाता है, और इस तरह पूरा हमला और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर, पास से छोड़ी गई मिसाइल तेजी से पहुंचती है,
उसके पास ज्यादा ऊर्जा बची रहती है, जिससे लक्ष्य के पास प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम होता है। लेकिन पारंपरिक रूप से इसका मतलब है कि एक फाइटर पायलट को एक साहसी फैसला लेना पड़ता है। करीब से हमला करने के लिए आगे उड़ें और खतरा स्वीकार करें, या पीछे रहें और लंबी दूरी से हमला करें, जिसे दुश्मन के बच निकलने की अच्छी संभावना होती है। अमेरिका जो चाहता है वो उस मुश्किल से निकलने का एक तरीका है। चालक युक्त विमान दूरी बनाकर रहते हुए भी इतना करीब से हमला कर सकें कि उसका असर हो। यही सवाल डार्पा ने अपने इंजीनियरों से पूछा, और शायद इसका जवाब यह हो सकता है, अगर हमला करने वाला विमान पायलट का ना हो। डार्पा का 2 चरणों वाला जवाब। डार्पा का तरीका 2 चरणों पर आधारित है। पहले, फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ड्रोन लंबी कुशल उड़ान से मुठभेड़ की ओर बढ़ता है। दूसरे चरण में मिसाइल तेज और आक्रामक तरीके से वार करती है। ये न आसान है न सीधा, लेकिन व्यवहार में कैसे काम करेगा? पहली उड़ान अभियान के लिए F-15 ईगल वाहक विमान लॉन्ग शॉट ड्रोन को हवा में ले जाएगा। रिलीज के बाद ड्रोन के पंख और नियंत्रण सतहें खुलती हैं, जिससे यह स्थिर उड़ान भरता है। वहां से यह जेट पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी अग्रिम स्थिति की ओर आगे बढ़ता है, और ऐसा करते समय यह लॉन्च करने वाले विमान या जमीन पर लगे सेंसरों द्वारा अपडेट किए गए मिशन नेटवर्क्स के माध्यम से लक्ष्य की जानकारी प्राप्त करता है। सिर्फ जब यह मारक दूरी तक पहुंचता है तभी वे खुलता है, जिसके बाद एयर टू एयर मिसाइल अलग होती है, उसका इंजन जल उठता है और वो दुश्मन के विमान की ओर बढ़ती है। डार्पा इसे मल्टी मोड प्रोपल्शन कहता है, जिसमें धीमा ईंधन किफायती एयर व्हीकल हथियार को अंदर तक ले जाता है और मिसाइल की ऊर्जा अंतिम टकराव के लिए बची रहती है। ड्रोन का छोटा जेट इंजन लंबी दूरी के लिए बनाया गया है, जो लंबी उड़ान के दौरान धीरे धीरे ईंधन खर्च करता है। ये वही है जो रॉकेट चालित मिसाइल नहीं कर सकती, क्योंकि वह तेज और गर्म जलती है और फिर रॉकेट की तरह जड़त्व के सहारे आगे बढ़ती है। लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हर एक अपनी अपनी ताकत का योगदान देता है। ड्रोन मिसाइल को अधिकतर रास्ता तय कराता है, फिर मिसाइल आखिरी तेज दौड़ में लक्ष्य पर हमला करती है। लॉन्ग शॉट एक यूएवी है जिसमें क्रू नहीं होता। यह एक ड्रोन फाइटर और पुनः उपयोग योग्य मिसाइल कैरियर का मिश्रण है, जिसे ऑनबोर्ड कंट्रोल या लॉन्चिंग विमान के निर्देश से उड़ाया जा सकता है। डार्पा ने इसके कमांड और कंट्रोल आर्किटेक्चर, इसकी स्वायत्तता की डिग्री या सटीक रूप से हथियार छोड़ने का निर्णय कहाँ लिया जाएगा, इसके बारे में बहुत कम जानकारी जारी की है। बे में रखा हथियार लचीला होने के लिए बनाया गया है। डार्पा ने लॉन्ग शॉट को मौजूदा और उन्नत एयर टू एयर हथियारों के उपयोग योग्य बताया है। विश्लेषक AIM-120 AMRAAM को संभावित मानते हैं, हालांकि डार्पा ने मिसाइल के प्रकार की पुष्टि नहीं की है। AMRAAM पहले से ही काफी इस्तेमाल होता है। इसे अमेरिका, नेटो और सहयोगी देशों के दर्जनों विमानों से ले जाया जाता है। इसके प्रमुख मॉडल्स में F-16 फाइटिंग फॉल्कन, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, 2 यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन और F-15 ईगल के सभी प्रमुख वेरिएंट्स शामिल हैं। लॉन्ग शॉट कॉन्सेप्ट ऐसे हथियार पर आधारित है जो स्क्वाड्रन के पास पहले से हो, जिससे ड्रोन को मौजूदा हार्डवेयर से आसानी से जोड़ा जा सके और नया आविष्कार न करना पड़े। यह सिद्धांत रूप में क्रू वाले जेट को रेंज में उड़ने से रोक सकेगा। फाइटर स्टैंड ऑफ दूरी पर रुकता है और नजदीकी हमला मानव रहित वाहन करता है, जिससे क्रू फाइटर दूर रह सकता है। कम से कम कागज पर तो यही विचार है। तो अब चलिए उस हार्डवेयर पर और करीब से नजर डालते हैं जो शायद ये सब संभव बनाएगा। द ड्रोन डर्बी। लॉन्ग शॉट पहली बार 2021 के पेंटागन बजट अनुरोध में दिखा था, जो 2020 की शुरुआत में आया था। यह पूरी तरह अनोखा नहीं था। बजट बुक में लॉन्ग शॉट के नीचे गनस्लिंगर था, जो एक अलग एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम का प्रस्ताव था, जो मिसाइल की फुर्ती और गन को जोड़ता था। लॉन्ग शॉट की खासियत थी कि वह खुद हथियार न होकर पारंपरिक एयर टू एयर हथियारों को ले जाकर छोड़ता था। इसे ही चुना गया। डार्पा ने लगभग $22 मिलियन का अनुरोध किया ताकि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन शुरू कर ठेकेदारों से प्रतिस्पर्धी डिजाइन बनवाए जा सकें। इस प्रोजेक्ट को जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमन ने लिया। इस लाइनअप ने इंडस्ट्री में हैरानी मचा दी। लॉकहीड और नॉर्थरोप को फाइटर्स, स्टेल्थ और मिसाइल्स में दशकों की विशेषज्ञता थी, और वे वही हाई एंड एयर कॉम्बैट हार्डवेयर बनाते रहे हैं जिस पर लॉन्ग शॉट निर्भर करता है। जनरल एटॉमिक्स मुख्य रूप से प्रीडेटर और रीपर ड्रोन के लिए मशहूर था, जिन्होंने मानव रहित उड़ान की एक पीढ़ी को परिभाषित किया। एक ड्रोन निर्माता को
दो प्रमुख फाइटर कंपनियों के सामने लाना। ये सवाल उठाता है कि असाइनमेंट किसे बेहतर समझ आता है। तीनों कंपनियों ने 2021 में अपने ड्रोन डिजाइन को बेहतर किया। ये सुझाया कि फाइटर के नीचे ड्रोन कैसे मुड़कर लगे और उड़ान के दौरान तैनात हो और मिसाइल कैसे आगे ले जाई जाए। डार्पा ने फरवरी 2022 में एक प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा आयोजित की ताकि ये तुलना की जा सके कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट किस स्थिति में है। एक महीने बाद मार्च 2022 में एजेंसी ने अपना चयन किया और जनरल एटॉमिक्स को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चुना। यह उल्लेखनीय था कि एक ड्रोन निर्माता ने दो फाइटर दिग्गजों को हराया। फिर जनरल एटॉमिक्स ने विस्तृत डिजाइन और ग्राउंड रिस्क रिडक्शन के साथ चरण 2 में प्रवेश किया। मार्च 2023 में कंपनी ने क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू की योजना बताई थी, पर डार्पा या जनरल एटॉमिक्स ने इसकी समाप्ति की तारीख सार्वजनिक नहीं की है। बजट दस्तावेजों से स्पष्ट है कि डिजाइन और निर्माण 2024-2025 तक जारी रहेगा। डार्पा ने 3 अलग-अलग कंपनियों से 3 प्रतिस्पर्धी स्केच के साथ शुरुआत की है। ये एक कंपनी के साथ खत्म हुआ जो अप्रत्याशित थी, जिसके पास तैयार डिजाइन है और अब उसे इसे उड़ने वाले वाहन में बदलना है। अब लॉन्ग शॉट के लिए एक प्रमुख औद्योगिक भागीदार तय हो चुका था। अब उसे साबित करना था कि यह फाइटर से निकल सकती है, उड़ सकती है और फायर कर सकती है। लॉन्ग शॉट कैसे काम करता है? अब अगर आप जमीन पर जनरल एटॉमिक्स के लॉन्ग शॉट को देखें, जब वो ले जाने के लिए फोल्ड किया गया हो, तो वो बिल्कुल भी एक विमान जैसा नहीं दिखता। यह पतला और नुकीला है। आकार में यह फैले हुए पंखों वाले किसी विमान से ज्यादा एक क्रूज मिसाइल के करीब लगता है, क्योंकि इसे फाइटर के नीचे कसकर फिट होने के लिए बनाया गया है। सटीक आयाम और वजन जारी नहीं हुए हैं, इसलिए ज्यादातर सार्वजनिक तस्वीरें रेंडरिंग से हैं और कुछ ही विवरण डार्पा और कंपनी ने दिखाए हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये यूएवी के लिए असामान्य नहीं है। याद रखें, लॉन्ग शॉट यूएवी नहीं है। ये एक बिना पायलट हवा से लॉन्च लड़ाकू विमान है, जो अब तक के सभी विमानों से अलग है। तो यह मान लेना उचित है कि इसका अंतिम रूप कुछ हद तक अनोखा दिखेगा। ताजा तस्वीरों में इसका आकार समान दिखता है। इसकी नाक नीचे निकली है, जैसे सबमर्सिबल, और किनारे सपाट व कोरदार हैं, शायद रडार पहचान कम करने के लिए। एयर इनटेक्स फ्यूजलाज के ऊपरी हिस्से में है, नीचे नहीं। जब इसे किसी वाहक जेट के नीचे उड़ान के लिए पैक किया जाता है, तो इसके पंख और कैनार्ड्स शरीर के साथ सपाट होकर मुड़ जाते हैं। एक बार रिलीज होने के बाद मुख्य पंख आगे की ओर झुककर बाहर की तरफ फैल जाते हैं। कैनार्ड्स नाक के पास खुलते हैं और उल्टा वी आकार की टेल पिछले हिस्से का नियंत्रण संभालती है। बिल्कुल, यह सारी मुड़ने वाली व्यवस्था एक वजह से है। लॉन्ग शॉट को इतना कॉम्पैक्ट होना पड़ता है कि वो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट के नीचे या यहां तक कि उसके अंदर भी लटक सके और फिर रिलीज होते ही कुछ सेकंड में एक स्थिर और नियंत्रित उड़ान भरने वाले विमान में बदल सके। अगर वाहन के पंख खुले हुए हों, तो वह ले जाने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए सतहें तब तक अंदर ही रहती हैं जब तक ड्रोन जेट से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाता, और फिर वे अपनी जगह पर आकर उसे लिफ्ट और नियंत्रण देती हैं, इससे पहले कि वह गिरना शुरू करे। पावर विलियम्स WJ3815 टर्बोजेट से मिलती है, जो छोटा इंजन है और इसी श्रेणी की क्रूज मिसाइलों में भी उपयोग होता है। ये चुनाव दिखाता है कि वाहन किस काम के लिए है। लॉन्ग शॉट रफ्तार के पीछे नहीं है। WJ3815 लॉन्ग शॉट को हाई सबसोनिक क्रूज तक ले जाता है, जो लगभग माक 0.9 के आसपास है, और इसकी खासियत तेज दौड़ के बजाय दक्षता और रेंज में है। इंजन धीरे धीरे ईंधन खर्च करता है, इसी कारण यह ड्रोन चुना गया। यह मिसाइल को दूर तक ले जाता है, दागने से पहले भी। ध्यान रखें, ड्रोन एएमराम मिसाइल छोड़ने से पहले लक्ष्य तक की बची हुई ज्यादातर दूरी तय करता है और हथियार अंदर रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुद ड्रोन लॉन्ग शॉट भी अपनी मिसाइलों को बाहरी रेलों पर नहीं, बल्कि एक आंतरिक बे में ले जाता है, और सार्वजनिक विश्लेषण के अनुसार इसमें कम से कम 2 AIM 120 AM RAAM रखने की जगह है। आंतरिक रूप से हथियार ले जाने से एक साथ 2 फायदेमंद चीजें होती हैं। यह मिसाइलों को हवा के प्रवाह से बाहर रखता है, जिससे ड्रैग कम होता है और रेंज बनी रहती है, और यह उस चिकनी कम दिखाई देने वाली आकृति की भी रक्षा करता है जो चाइन नोज आकार और डॉर्सल इंटेक्स से मिलती है। पहली उड़ान परीक्षणों के लिए उम्मीदें मामूली हैं। सिर्फ एक डमी मिसाइल ले जाई जाती है ताकि यह दिखाया जा सके कि बेस सही खुलता है और मिसाइल को सही छोड़ता है, इससे पहले असली मिसाइल लोड हो। यह समझदारी है। अब एक अहम बात है,
जो लॉन्ग शॉट को साधारण मिसाइल से अलग बनाती है, जिस पर हमने अभी तक ठीक से बात नहीं की है। ये वापस लौट सकती है। प्रोटोटाइप में एक पैराशूट रिकवरी सिस्टम है, जिससे विकास और प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान वाहन को उड़ाया जा सकता है, गिराया जा सकता है और फिर पैराशूट के सहारे नीचे लाया जा सकता है, ताकि उसकी जांच की जा सके और उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। यह परीक्षण कार्यक्रम के लिए जरूरी है, जहां हर एयरफ्रेम महंगा है और हर उड़ान ऐसा डेटा देती है जिसे वापस हासिल करना जरूरी होता है। शायद इसी कारण लॉन्ग शॉट पेंटागन के 2020 के बजट अनुरोध में अन्य प्रोटोटाइप्स के मुकाबले पसंदीदा विकल्प बना। युद्ध में योजना अलग होती है। उनका लॉन्ग शॉट एक उपभोज्य सस्ता विकल्प माना जाता है, कम से कम इरादे में, ताकि कमांडर इसे खतरनाक हवाई क्षेत्र में भेज सकें और इसे खोने को उसी तरह स्वीकार कर सकें जैसे आप एक उपभोज्य हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि एक मानव युक्त जेट को जोखिम में डालें। पैराशूट सिर्फ परीक्षण के लिए है, यह उड़ान के लिए नहीं है। यही कारण है कि इस वाहन को बनाना काफी असामान्य हो जाता है। ये विमान इतना सक्षम हो कि नियंत्रित ढंग से उड़ सके और भरोसेमंद तरीके से मुड़ खुल सके, बार बार पैराशूट से रिकवरी सह सके और इतना सस्ता साधारण हो कि सशस्त्र बल इसे पायलटों से पहले जोखिम में डाल सके। जनरल एटॉमिक्स को एक ही एयरफ्रेम में दोनों मांगें पूरी करनी हैं, जिसमें फोल्डिंग विंग्स, छोटा क्रूज मिसाइल इंजन और आंतरिक बे दोनों जरूरतों के लिए हैं। यही वो सवाल है जिसकी ओर ये सभी विवरण अंततः इशारा करते हैं। क्या ये वास्तव में काम करता है? डिजाइन समीक्षा से X68A तक 2023 में लॉन्गशॉट ने एक अहम डिजाइन समीक्षा पास की, जिससे ड्राइंग्स इतनी उपयुक्त थीं कि निर्माण शुरू हो सका। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वाहन वास्तव में एक F-15 से एक ही टुकड़े में बाहर निकलेगा या नहीं। 2023 में तैयार डिजाइन और असली फाइटर जेट से ड्रॉप के बीच कई चीजें गलत हो सकती थीं, जिन्हें जानने के लिए प्रोग्राम के फेज 2 और 3 जमीन पर बनाए गए। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे जोखिम भरा पल सेपरेशन है। लॉन्ग शॉट के होस्ट जेट से अलग होते ही उसे बिना पलटकर वापस उसी जेट से टकराए दूर निकलना पड़ता है, वरना नतीजा गंभीर हो सकता है। जनरल एटॉमिक्स ने मल्टी बॉडी विंड टनल टेस्टिंग के जरिए इसका अध्ययन किया, जिसमें देखा गया कि जब ड्रोन बड़े एयरक्राफ्ट से अलग होता है तो एयरफ्लो कैसे व्यवहार करता है, और यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों टकराए नहीं। दूसरे सेट के टेस्ट में इंटरनल बे की जांच की गई कि मिसाइल सुरक्षित बाहर गिर सकती है और बिना वाहन से टकराए उसका इंजन जल सकता है। फिर फोल्डिंग सरफेस की बारी आई, जिन्हें ग्राउंड टेस्ट किया गया ताकि यह साबित हो सके कि विंग्स और कनार्ड्स हर बार भरोसेमंद तरीके से खुल जाएंगे, और पैराशूट रिकवरी सिस्टम का प्रदर्शन किया गया ताकि प्रोटोटाइप को नीचे लाया जा सके और दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, बजाय इसके कि वह खो जाए। जुलाई 2023 में डार्पा ने असली चीज बनाने का फैसला किया। जनरल एटॉमिक्स ने प्रोटोटाइप निर्माण और उड़ान प्रदर्शन के लिए $82.58 मिलियन की फेज 3 कॉन्ट्रैक्ट जीता। यही पैसा प्रमाणित डिजाइन को टेस्ट योग्य हार्डवेयर में बदलता है। एजेंसी ने कभी उम्मीद की थी कि 2024 के आसपास फाइटर से इस वाहन को गिराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि हाल ही में हमने जिन कई हार्डवेयर के बारे में बात की है, उस समय रेखा में बदलाव आ गया। 2024 का लक्ष्य अब 2026 के अंत तक बढ़ गया है, क्योंकि पहली ही कोशिश में फोल्डिंग जेट से चलने वाले मिसाइल ले जाने वाले ड्रोन को कामयाब बनाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। तेजी से बने प्रोग्राम को भी वही एरोस्पेस समस्याएं झेलनी पड़ी जैसी बाकी को होती हैं। फिर भी 2026 तक इस प्रयास ने अपनी गंभीरता का नया संकेत दिया था। फरवरी में एयरफोर्स ने लॉन्गशॉट को X68A एक्सपेरिमेंटल डेजिग्नेशन दिया, जिससे उसे उससे पहले आए शोध विमानों वाले उसी एक्स प्लेन परिवार में रखा गया। डार्पा की 2026 अपडेट में बताया गया कि मील के पत्थर हासिल हो रहे हैं, फुल स्केल विंड टनल टेस्टिंग पूरी है और पैराशूट रिकवरी व हथियार रिलीज मैकेनिज्म के सफल ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं। वे हिस्से जिन्हें किसी फाइटर द्वारा इस वाहन को हवा में ले जाने से पहले काम करना जरूरी था, एक एक करके साबित किए जा रहे थे। इस प्रोग्राम की आवाज कर्नल जॉन वेंकमैन केसी हैं, मौजूदा डार्पा प्रोग्राम मैनेजर। केसी का नजरिया पूरी तरह रिस्क पर है। उन्होंने कहा कि लॉन्गशॉट तकनीकी जोखिम घटा रहा है और सेनाओं के लिए बिना चालक प्लेटफॉर्मों के साथ एयर कॉम्बैट की पहुंच बढ़ाने का रास्ता बना रहा है। हर ग्राउंड टेस्ट के साथ पहली उड़ान से पहले एक और समस्या सूची से हटती जा रही थी। सभी विंड टनल परीक्षणों और कैप्टिव ड्रॉप्स का मकसद यही है कि जब पहली उड़ान हो तो पहले से पता हो कि सब कुछ सही तरीके से काम करेगा।
3 कंपनियों के स्केच से शुरू हुआ प्रोग्राम अब फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेन डेजिग्नेशन दोनों रखता है। विंड टनल डेटा आ गया है, बेस रिलीज साफ सुथरे ढंग से होता है और पैराशूट वाहन को सुरक्षित लौटाता है। अब बचा हिस्सा है जिसे कोई ग्राउंड टेस्ट तय नहीं कर सकता। X-68A को F-15 के नीचे लगाना और फिर उस मशीन को छोड़ देना। सेवाएं क्या कर सकती हैं? लॉन्ग शॉट का पहला उड़ान अभियान एक लॉन्च विमान F-15 ईगल पर आधारित है, लेकिन F-15 केवल शुरुआती बिंदु है, अंतिम लक्ष्य नहीं। डार्पा और जनरल एटॉमिक्स ने कई प्लेटफॉर्मों पर लॉन्ग शॉट ले जाने को दिखाया है या उस पर बात की है, और उस लचीलेपन का आकर्षण साफ है। एक हथियार वाहक जो कई अलग अलग विमानों पर लगाया जा सकता है, वह उन सेनाओं में फिट बैठता है जो पहले से ही जेट विमानों का मिश्रण उड़ाती हैं। फाइटर विमान इसे आगे ले जा सकते हैं, बॉम्बर विमान इनमें से कई को विवादित हवाई क्षेत्र में और गहराई तक ले जा सकते हैं, और कार्गो विमान रैपिड ड्रैगन जैसे कॉन्सेप्ट से पैलेटों के जरिए तैनात कर सकते हैं, जिसमें हथियार ट्रांसपोर्ट विमान के पीछे से या रोलर सिस्टम पर बाहर निकाले जाते हैं। वैसे इस पर हमारा एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल, इनमें से हर एक के लिए अपनी अलग इंटीग्रेशन प्रक्रिया की जरूरत होगी, क्योंकि किसी नए ड्रोन को किसी नए होस्ट पर जोड़ने का मतलब है कि उसे गिराने से पहले नई टेस्टिंग, वायरिंग और क्लियरेंस की जरूरत होगी। यही उन कई कारणों में से एक है जिनकी वजह से इन सब चीजों में अक्सर इतनी देरी होती है। फिर भी यही लचीलापन है जो इसे सेवाओं के लिए इतना आकर्षक बनाता है। एयरफोर्स पहले से ही सहयोगी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में काफी आगे बढ़ चुकी है। यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बिना पायलट वाले जेट पायलट वाले फाइटरों के साथ उड़ते हैं, और ये आज के फ्रंटलाइन जेटों की जगह लेने के लिए बने व्यापक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रयास का हिस्सा है। लॉन्ग शॉट एक फॉरवर्ड शूटर के रूप में मिशन के बीच लॉन्च हो सकता है। यह स्थायी विंगमैन नहीं, बल्कि जरूरत पर भेजा जाने वाला एक्सपेंडेबल वाहन है। नौसेना के पास भी इसे नजर में रखने के कारण है, क्योंकि कैरियर एविएशन प्रशांत महासागर में काम करता है, जहां जहाज और लक्ष्य के बीच दूरी फाइटर की पहुंच को चुनौती देती है। एक ड्रोन मारक पहुंच को आगे ले जाकर दबाव काफी हद तक कम कर सकता है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रणनीतियां खुलती हैं, वे देखना आसान है, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना जाहिर है मुश्किल है। फाइटर विमान पीछे रह सकते हैं, जबकि लॉन्ग शॉट ड्रोन खतरनाक हवाई क्षेत्र में आगे बढ़कर नजदीकी शॉट ले सकते हैं। संभव है कि एक ही बॉम्बर या ट्रांसपोर्ट एक साथ कई ड्रोन छोड़ दे, जो आसमान में फैलकर दुश्मन विमानों के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा पर्दा बनाएं और खतरा टलने पर लौट जाएं। वे उच्च मूल्य वाले प्लेटफॉर्म जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जैसे ईंधन से भरे हवाई टैंकर, या वे एवैक्स विमान जिनके रडार पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रखते हैं, वे अपने और उनका पीछा करने वालों के बीच शूटरों की एक गहरी परत बना सकते हैं। और इसके साथ ही मानव पायलट की भूमिका भी बदल जाती है, जो हर हथियार को खुद चलाने से हटकर कुछ मिनट और मील पहले छोड़े गए शूटरों के समूह का प्रबंधन करने की ओर बढ़ जाती है। अगर हम दायरा बढ़ाएं, तो लॉन्ग शॉट एक अकेला ड्रोन नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े इंतजाम का हिस्सा नजर आने लगता है। पहले सारा जोखिम एक फाइटर पर रहती थी। जेट रेंज में गया, पायलट ने लॉक लिया, मिसाइल छोड़ी और मुठभेड़ उसी विमान के सुरक्षित पहुंचने पर निर्भर थी। फाइटर जेट्स का गिरना हमेशा बड़ी बात रहा है। मेरा मतलब है, जैसे कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी का F-16C बोस्निया में सर्बियाई बलों द्वारा गिराया गया, जिससे 2001 की फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइंस प्रेरित हुई थी। क्लासिक। मानव पक्ष छोड़कर ऐसी घटनाओं की साजो सामान की लागत काफी ज्यादा हो सकती है। मुझे वो फिल्म फिर देखनी है, बहुत अच्छी थी। असल में मार्च 2026 में ही, जब ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान के शुरुआती दिन थे, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में उड़ रहे 3 अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल्स को गलती से Q-80 एयर डिफेंस ने निशाना बना लिया और गिरा दिया। खुशकिस्मती से सभी 6 विमान के पायलट सफलतापूर्वक बाहर निकल गए और उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। घटना की जांच जारी है और 3 विमानों को बदलने में लगभग $300 मिलियन खर्च होंगे, जिसमें स्पेयर इंजन, मिशन सिस्टम और सपोर्ट उपकरण शामिल नहीं हैं। ये घटना चाहे जानहानि नहीं हुई, अमेरिकी फाइटर विमानों की दशकों में सबसे बड़ी एकल फ्रेंडली फायर क्षति है। संक्षेप में, जिस दिशा में लॉन्ग शॉट इशारा करता है, वह जोखिम भरे काम को एक नेटवर्क में फैला देता है। क्रू वाले जेट पीछे रहकर कंट्रोलर का काम करते हैं, जबकि बिना क्रू ड्रोन मिसाइलें ले जाते हैं, सेंसर और दूसरे प्लेटफॉर्म लक्ष्यीकरण की जानकारी देते हैं, और हथियार सबसे उपयुक्त स्थान से दागे जाते हैं। कोई भी एकल विमान सभी खतरनाक काम एक साथ नहीं करता। इन सब बातों का फैसला उस डेमोन्स्ट्रेटर से नहीं होता जो अब पहली ड्रॉप की ओर बढ़ रहा है। फ्लाइट कैंपेन जो कर सकता है,
वो ये साबित करना है कि मुख्य प्रक्रिया काम करती है और एक कारगर क्रम ही वो आधार है जिस पर इन सभी बड़े उपयोगों का निर्माण होगा। एयरफोर्स और नेवी को तय करना है कि कितने चाहिए, कीमत क्या होगी और ये क्रू वाले जेट्स की फोर्स में कैसे फिट होंगे। दोनों सेवाएं डार्पा प्रोटोटाइप को इसलिए करीब से देख रही हैं क्योंकि एक सवाल का जवाब, क्या ड्रोन वॉर को आगे ले जाकर उसे दाग सकता है, आगे की बहुत सी बातों को तय करेगा। आने वाला डेमोन्स्ट्रेशन बताना आसान है लेकिन करना मुश्किल है क्योंकि कई चीजें सही होनी चाहिए। लॉन्ग शॉट का दाव यह है कि खतरे को आगे ऐसे ड्रोन पर डालकर जिसे खोया जा सके और पायलटों को पीछे रखकर हवाई युद्ध जीता जा सकता है। X-68A एक कोशिश है उस खतरे को ऐसे वाहन पर डालने की जिसमें कोई बैठा नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद।